नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 38 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। भारत ने यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक बुलाने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया। आपात बैठक आज रात होगी। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के निकासी अभियान के लिए केंद्र 4 कैबिनेट मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार यूक्रेन संकट का भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिशक्ति योजना की परिकल्पना और बजट में समाहित प्रावधानों पर वेबिनार को संबोधित किया। कहा, इस वर्ष के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गतिशक्ति निर्धारित की है। नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 177 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.56% हुई। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन रामन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। और भारत ने धर्मशाला में श्रीलंका के खिलाफ तीसरा T20 क्रिकेट मैच 6 विकेट से जीतकर 3-0 से श्रृंखला अपने नाम की। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं कनकलता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 57वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, तमिलनाडु के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए देश बंधु यूथ एसोसिएशन की शुरुआत की थी और जो 1932 में ब्रिटिश शासन विरोधी प्रदर्शन में शहीद हो गए थे। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 38 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। 1 बजे तक लगभग 49% मतदान होने की खबर है। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी प्रबंध किए हैं। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। राज्य में मतदान 2 चरणों में होना है। पूर्वी इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल, बिष्णुपुर, फेरजौल, चूड़ाचांदपुर और कांगपोकपी में 1721 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण के चुनाव से 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। पहले चरण में 12,09,000 से अधिक मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश अग्रवाल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है।
हमारे यहाँ आज 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1721 बूथों पर पोलिंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था की गई है सभी पोलिंग स्टेशन पे और डे लॉन्ग पेट्रोलिंग थ्रू आउट सभी जगह इंश्योर किया जा रहा है ताकि लोग निर्भीक होकर बाहर आए और अपने मतदान का उपयोग करें और वोट दें। चाहते हैं कि मणिपुर में हमेशा मतदान बड़े अच्छे से हुआ है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आते हैं यहाँ मतदान करने। हम लोग उस ट्रेंड को आगे और ले जाएं और कोशिश करें कि जितने भी मतदाता हैं, आज 12 लाख से मतदाता अपने फ्रेंचाइज का उपयोग करेंगे। मैं चाहूंगा हर कोई डेमोक्रेसी में अपने मतदान को देकर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने विशेषकर युवाओं और पहली बार वोट डाल रहे मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने को कहा है। मणिपुर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 10 जिलों की 22 सीटों पर 5 मार्च को मतदान होगा। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं। इधर उत्तर प्रदेश में छठे चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता जनसभाएं करने के साथ ही घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान अगले महीने की 7 तारीख को 54 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इसके साथ ही असम में माजुली सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव भी एक साथ होगा। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित सभी 5 राज्यों में वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा के लिए आज रात संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक होगी। महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में यूक्रेन के संबंध में सुरक्षा परिषद के संकल्प पर चर्चा होगी। शुक्रवार को रूस ने इस संकल्प पर वीटो का प्रयोग किया था। सुरक्षा परिषद में कल रात इस बात पर सहमति बनी कि आज संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष आपात बैठक बुलाई जाए। भारत के अलावा चीन और संयुक्त अरब अमारात ने परिषद में प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। मतदान से अनुपस्थित रहने पर भारत ने कहा कि ये खेद की बात है कि यूक्रेन मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की पिछली बैठक के बाद से यूक्रेन में स्थिति बदतर हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि हिंसा तुरंत रोके जाने और शत्रुतापूर्ण व्यवहार तुरंत बंद किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक मार्ग और बातचीत से ही समस्या का समाधान निकल सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद की आज अलग अलग बैठकें हो रही हैं, जिनमें यूक्रेन पर रूस के हमले, संघर्ष विराम और यूक्रेन पर बढ़ते तनाव को लेकर व्यापक चर्चा की जाएगी। फ्रांस के राजदूत डी रिवियर ने कहा है कि फ्रांस और मैक्सिको रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष समाप्त करने, नागरिकों की सुरक्षा, उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने और सुरक्षित तथा निर्बाध मानवीय सहायता पहुंचाने की मांग वाले प्रस्ताव का मसौदा पेश करेंगे। इस मसौदे पर मंगलवार को मतदान कराया जा सकता है। सुरक्षा परिषद ने दशकों बाद महासभा की आपातकालीन बैठक आयोजित करने को मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को युद्ध के बारे में बोलने और प्रस्ताव पर मतदान करने का अवसर मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि रूस को उसकी अनुचित कार्रवाई और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात यूक्रेन संकट की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार 2 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें स्वदेश लाना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी उपस्थित थे। 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के निकासी अभियान से संबंधित तालमेल और विद्यार्थियों की मदद के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में वहां जाएंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को मदद पहुंचाने के लिए श्री सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा, श्री रिजिजू स्लोवाकिया, श्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी और जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे।
यूक्रेन की राजधानी कीव में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा लिया गया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सभी छात्रों को पश्चिमी भागों से आगे की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन जाने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा कि यूक्रेन लोगों की निकासी के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार यूक्रेन संकट का भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है। बजट के बाद आज चेन्नई में तमिलनाडु के उद्योगपतियों के साथ बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार इस संकट से पूरी तरह अवगत है और आयात तथा निर्यात से संबंधित सभी विभागों के साथ परामर्श कर रही है। उन्होंने कहा कि आयात और निर्यात क्षेत्र की मदद के लिए विभिन्न विभागों से परामर्श के बाद ही उनका मंत्रालय कोई कदम उठाएगा। We wanted a sense of continuity from the previous budget, then provide stability for the revival from the pandemic, and above all, give a predictability to the tax regime. We kept putting more money into infrastructure spending. We've also taken a futuristic call about India going through the next 25 years, leading to India at 100, wherein we looked at adapting technology in various spheres of life, whether it is from agriculture or looking at the ways in which startups in India have spread the innovative solutions for very many of our issues. So spread the digital programs to medicine, to education, to agriculture, to even learning, universities and so on. So broadly, that has been the highlights of this budget. ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को हंगरी के बुखारेस्ट से लेकर छठी उड़ान नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि इस उड़ान में 240 भारतीय नागरिक सवार हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। हालांकि मालवाहक और नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन स्थगित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2022-23 के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गतिशक्ति निर्धारित कर दी है। गतिशक्ति योजना की परिकल्पना और बजट में समाहित प्रावधानों पर वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आधारभूत संरचना पर आधारित विकास से देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गतिशक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की यह दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे देश में रोजगार की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। आमतौर पर हमारे यहाँ पुराना जो अनुभव रहा है और ज्यादातर एक परंपरा बन गई है कि जब जैसी जरूरत हो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया जाए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार आधारभूत संरचना के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसमें गतिशक्ति काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, आज जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, उसमें पीएम गतिशक्ति बहुत बड़ी हमारी एक आवश्यकता है।
जो 22-23 में बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये लगभग 4 गुना बढ़ोतरी है। नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे, वाटरवे हो, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हो, गैस ग्रिड हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, हर क्षेत्र में सरकार ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। वेबिनार का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया। इसका विषय है त्वरित आर्थिक विकास के लिए समन्वय। वेबिनार में चर्चा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी, प्रमुख शिक्षाविद और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट की घोषणाओं के बाद 2 मार्च को प्रौद्योगिकी आधारित विकास विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और वैज्ञानिक कार्य से संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा ये वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े वेबिनार श्रृंखला की ये एक कड़ी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज पूर्वोत्तर राज्यों के जन स्वास्थ्य तकनीकी विभाग, ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान ग्रामीण पर विशेष चर्चा की गई। ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल माइकल नूनन ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने के बारे में चर्चा की। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 38 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। भारत ने यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक बुलाने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया। आपात बैठक आज रात होगी। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के निकासी अभियान के लिए केंद्र 4 कैबिनेट मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार यूक्रेन संकट का भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति योजना की परिकल्पना और बजट में समाहित प्रावधानों पर वेबिनार को संबोधित किया। कहा, इस वर्ष के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित की है। नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 177 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.56% हुई। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन रामन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है और भारत ने धर्मशाला में श्रीलंका के खिलाफ तीसरा T20 क्रिकेट मैच 6 विकेट से जीतकर 3-0 से श्रृंखला अपने नाम की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 177 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 4,90,000 से अधिक टीके लगाए गए और इसी अवधि में 8,013 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.56% हो गई है। महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर राज्य में कुछ और कोविड केंद्रों को कल से बंद करने का निर्णय लिया है। अस्पतालों में रोगियों की संख्या में भी कमी आई है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। 28 फरवरी 1948 को ब्रिटिश सैनिकों की आखिरी टुकड़ी ने भारत छोड़ा था। भारत से ब्रिटिश सेना की वापसी 17 अगस्त 1947 को शुरू हुई, जब सेना की पहली यूनिट और रॉयल एयरफोर्स की बड़ी टुकड़ी मुंबई से रवाना हुई। सैनिकों की वापसी के अंतिम चरण के तहत समरसेट लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया तक रस्मी परेड की। विदाई समारोह के दौरान नवगठित भारतीय सेना की इकाइयों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भारतीय और ब्रिटिश सेना के बैंड ने एक दूसरे को सलामी दी और एक दूसरे के राष्ट्रगान की धुन बजाई। अंग्रेजों को स्मृति चिन्ह के तौर पर ऑयल पेंटिंग, भारतीय तिरंगा और गेटवे ऑफ इंडिया का चांदी का मॉडल प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के उपरांत बंबई के प्रथम गवर्नर राजा महाराज सिंह ने विदाई संदेश पढ़ा और लॉर्ड माउंटबेटन तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की शुभकामनाएं दी। स्कॉटलैंड के फॉर ओल्ड सेक से अनुदित लोकप्रिय विदाई धुन ऑल लैंग साइन के साथ ब्रिटिश सेना की अंतिम टुकड़ी ने गेटवे ऑफ इंडिया से होते हुए मार्च किया और अपने घर जाने के लिए एम्प्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया जहाज में सवार हो गई। आज हम स्वाधीनता सेनानी और सार्वभौम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था। राजेंद्र बाबू को अंग्रेजों ने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया था। 1947 में स्वतंत्रता मिलने पर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। 1950 में वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और उन्होंने भारत में शिक्षा के विकास को प्रोत्साहन दिया। 1957 में उन्हें पुनः राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगभग 12 वर्ष राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते रहे। उनके कार्यकाल के दौरान तय किए गए दिशा निर्देशों का आज भी पालन किया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद के निधन पर संपूर्ण राष्ट्र शोक की लहर में डूब गया। लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित राजेंद्र प्रसाद के निस्वार्थ जीवन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह ने कहा था, महान स्वाधीनता सेनानी और उत्साही देशभक्त संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने धैर्य और दूरदर्शिता के साथ मार्गदर्शन किया। वे अत्यधिक मुश्किल और रचनात्मक दौर में भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। प्रबुद्धता और मानवता के गुणों से समृद्ध राजेंद्र प्रसाद ने गरीबों के लिए कार्य और उनसे प्रेम किया तथा उनकी परेशानियों को समझा। पद की गरिमा बनाए रखते हुए भी सादगीपूर्ण और समर्पित जीवन व्यतीत किया। उन्होंने राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख की आधारशिला रखी और गरिमामयी परंपराएं कायम की। राज्यसभा में तत्कालीन सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने राजेंद्र बाबू के बारे में कहा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद किसी अन्य की तुलना में कहीं अधिक संपूर्ण सज्जन, भारतीय जीवन में श्रेष्ठता से रचे बसे और अच्छे भारतीय के सच्चे प्रतीक थे। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाएं पहले ही इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। भारत की इस महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र बाबू को हमारा शत शत नमन। हम आज शहीद और वीरांगना सुरसी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 28 फरवरी 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। अपने पुत्र भीम नायक के साथ उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भीम नायक वर्तमान मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में प्रमुख भील नेता थे। सुरसी के नेतृत्व में भील सेना के साथ अंग्रेजों की भीषण मुठभेड़ के दौरान 8 फरवरी 1859 को सलोदा के निकट अंग्रेजों ने
सुरसी को बंदी बना लिया। मंडलेश्वर किले में गिरफ्तारी के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई। 28 फरवरी 1859 को हिरासत के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। इस महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये दिन हर साल 28 फरवरी को रामन प्रभाव की खोज के स्मरण में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रामन ने रामन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने मानवता की गंभीर समस्या के समाधान और लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक समुदाय का आह्वान किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित एक समारोह में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बच्चों में छोटी उम्र में ही विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने पर जोर दिया है। इस दिवस पर डॉक्टर सिंह ने मोबाइल ऐप इंस्पायर और इंस्पायर मानक और इंटेल सहयोगात्मक कार्यक्रम युवा नव प्रवर्तकों के बीच एआई तत्परता का निर्माण का शुभारंभ किया। उन्होंने वर्ष 2021 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए। आकाशवाणी से बातचीत में पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले पंजाब विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुमन मोर ने कहा कि इससे सभी को बेहतर काम करने और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने की प्रेरणा मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उड्डयन क्षेत्र के पास देश में परिवहन की रीढ़ बनने की अपार क्षमता है। इसमें न केवल घरेलू आवश्यकताओं को बल्कि वैश्विक उड्डयन उद्योग की जरूरतों को भी पूरा करने की क्षमता है। श्री सिंधिया आज नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन कार्गो के 13वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुरस्कार समारोह में कोविड के बाद विकास की गति विषय पर चर्चा करते हुए बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि श्री मोरारजी देसाई का भारत को खुशहाल बनाने और राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक योगदान रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में हमेशा सादगी पर बल दिया। भारत ने श्रीलंका से 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। कल रात धर्मशाला में तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, जबकि मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा। हल्के बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद आमतौर से बादल छाए रहेंगे, जबकि जम्मू, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए देशबंधु यूथ एसोसिएशन की शुरुआत की थी और 1932 में ब्रिटिश शासन विरोधी प्रदर्शन में शहीद हो गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 38 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। भारत ने यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक बुलाने के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। आपात बैठक आज रात होगी। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के निकासी अभियान के लिए केंद्र 4 कैबिनेट मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार यूक्रेन संकट का भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिशक्ति योजना की परिकल्पना और बजट में समाहित प्रावधानों पर वेबिनार को संबोधित किया। नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी।
आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन रामन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।